बुलेटिन की शुरुआत में खबर कैबिनेट की। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। 18 महीने में वेतन आयोग अपनी सिफारिश देगा। इससे 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 70 लाख से ज्यादा पेंशनरों को फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वां वेतन आयोग 18 महीने के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए और इतने कम समय में 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। अगली खबर दिल्ली की। दिल्ली वालों को बढ़ते प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश के प्रयास किए जा रहे हैं। आज कानपुर से सेना के विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी और कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग की गई। अब दिल्ली में बारिश का इंतजार हो रहा है और इसी पर ज्यादा डिटेल्स के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियादर्शी से। आलोक, दिल्ली वालों के लिए आज बड़ा दिन है, क्या कुछ हो रहा है? दिल्ली में बारिश हो पाएगी या नहीं, क्या खबर है इस पर? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली सरकार की तो पूरी तैयारी है कि इस बार जो ये ट्रायल चल रहा है क्लाउड सीडिंग का, उसको सक्सेसफुल बनाया जाए। लिहाजा इसको देखते हुए आज दोपहर बाद से जो कानपुर आईआईटी की देखरेख में सेस्ना विमान जो था वो मेरठ से उड़ा और पूरा जो दिल्ली का, जो पूर्वी दिल्ली का इलाका है, अगर शुरू करें वहाँ से तो बुराड़ी, सादिकपुर, भोजपुर से होता हुआ इधर मयूर विहार जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ, यहाँ पर भी क्लाउड सीडिंग की गई है। क्लाउड सीडिंग में बेसिकली जो सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड के फ्लेयर्स इस्तेमाल किए जाते हैं सेस्ना विमान से, उसके 8 शॉट यानी कि 8 बार उसको फ्लेयर किया गया है। लिहाजा अब उम्मीद यही की जा रही है कि अगले कुछ घंटों में बारिश हो सकती है। बादल ऊपर हैं, लेकिन जो जिस तरह से प्रेशर बनना चाहिए अभी उस तरह से दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है और दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि 5 से 6 बजे के बीच में या जल्द ही दिल्ली में बारिश हो जाए। हालांकि उनका ये भी कहना है कि ये ट्रायल लगातार चलता रहेगा क्योंकि अभी इस वक्त जो बादल हैं, बादल में जो नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वो पर्याप्त नहीं है जिस लिहाज से होना चाहिए। कम से कम 50% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, तब बारिश की संभावना ज़्यादा होती है। लिहाजा कम है, फिर भी ट्रायल चल रहा है और ये ट्रायल लगातार चलते रहेंगे। अगर इसमें सफलता मिलती है तो जाहिर सी बात है कि जो दिल्ली वाले खासतौर से नवंबर के महीने में दम घोटू प्रदूषण से जूझते हैं, उनको कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई देती, क्योंकि आज की डेट में अगर बात करें तो AQI लेवल जो है 300 के पार है। वेरी पुअर कैटेगरी में इस वक्त दिल्ली की हवा है। लिहाजा अगर ये कोशिश दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है और इसमें सफलता मिलती है तो जाहिर सी बात है दिल्ली के लोगों के लिए, और ये एक तरह से पहली बार ट्रायल हो रहा है। अगर इस ट्रायल में सफलता मिलेगी तो भारत में भी पहली बार ये एक बड़ा, एक तरह से कहेंगे कि सफलता इसको मानी जा सकती है। जी शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी पर। क्लाउड सीडिंग के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि अगले कई दिनों तक इसी तरह से शॉर्टेज चलती रहेगी। एयरक्राफ्ट मेरठ के तरफ से दिल्ली में एंटर किया, जिसमें खेखरा, बुरारी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सादकपुर और भोजपुर, इस इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की गई। क्लाउड सीडिंग में 8 फ्लेयर्स को यूज़ किया गया है। एक फ्लेयर लगभग 2 से 2.5 kg के आसपास है और एक फ्लेयर 2 से 2.5 मिनट तक ये चलती है। हमारा मकसद है कि हर ह्यूमिडिटी के से जानकारी लेने की, कितनी भी ह्यूमिडिटी में कौन कौन सी बरसात हो सकती है। ऐसी ही सॉर्टिस अगले कई दिन तक चलती रहेंगी और तकरीबन 9 से 10 इस तरह की ट्रायल्स लगातार दिल्ली में हर रोज एक दिन छोड़कर जैसा भी मौसम अलाउ करेगा होती रहेंगी। अभी तक की क्लाउड सीडिंग की ये जानकारी है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा ये सक्सेसफुल रहा तो आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ी, देश में पहली इस तरह की मैं कहूँगा कि साइंटिफिक तरीके से बरसात करा के पोल्यूशन को बिठाने का एक बड़ा पहल होगी।
तो क्लाउड सीडिंग से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये एक प्रयोग है जिसके सफल होने के बाद दिल्ली वालों को प्रदूषण से निजात मिल सकता है। हर चीज़ को हमने ट्राई किया है और इसीलिए क्लाउड सीडिंग को भी हमने एक ट्रायल दिया है कि इसके माध्यम से यदि दिल्ली के पॉल्यूशन की समस्या का समाधान हो सकता है तो हमें करना चाहिए। पर ये एक एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं इसमें से क्या निकल के आता है। और एक्सपेरिमेंट अगर सफल हो जाता है तो मुझे लगता है कि एक समाधान जो दिल्ली वासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा वो निकल के आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहती है क्लाउड सीडिंग पे। आपका बादल, उसमें नमी के साथ में हवाएं, ये सब कुछ किस तरीके से परिस्थितियां बनाते हैं, वो कितना सफल हो पाता है, ये अपने आप में हम सब के लिए भी नया है, क्योंकि दिल्ली में पहली बार है। पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये ट्रायल सफल हों और दिल्ली को इसका लाभ मिले। तो दिल्ली में लगातार 8वें दिन प्रदूषण की गिरफ्त में है। दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है और एवरेज AQI 300 के पार निकल गया है। अब हालात काबू में लाने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे 1 नवंबर से दिल्ली में बाहर से आने वाले सिर्फ BS6 कमर्शियल गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, दिल्ली सरकार ने इस पूरे पोल्यूशन के मामले में क्या फैसला किया है? जी, ये जो फैसला है ये सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से लिया गया है और 1 नवंबर के बाद से हर वो गाड़ी जो कि दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, कमर्शियल है और BS6 कंप्लायंट नहीं है, वो दिल्ली NCR के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। एक एक्सेप्शन जरूर रखा गया है 1 साल के पीरियड के लिए BS4 मानक की कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिलहाल उन्हें अलाउ किया जाएगा, लेकिन अगले साल 2026 अक्टूबर से उनकी एंट्री पर भी बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा BS3 मानक की हो, BS2 मानक की हो या कोई और गाड़ी हो, उनकी ऐसी कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। जहां रोक नहीं है वो ये है कि वो गाड़ियां जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है वो दिल्ली में आ सकेंगी। वो गाड़ियां जो कि इलेक्ट्रिक है, CNG है, LNG है, उनकी एंट्री पर कोई रोक नहीं है। एक और जो पॉइंट है इसमें कि समय समय पर जब कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है वो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू करता रहता है, तो उसमें अगर कोई डिसीजन लिया जाता है कि BS4 की गाड़ियों को भी रोक लगा दिया जाए तो वो डिसीजन उस पर आधारित होगा। लेकिन फिलहाल जो है वो सारी कमर्शियल गाड़ियां जो BS6 मानक के अनुरूप नहीं है, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड है, उनकी एंट्री पर रोक लगाई जाएगी। और ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि आज पूरा दिन हमने देखा है कि दिल्ली में धुंध थी, स्मॉग था, आंखों में लोगों को जलन की शिकायत हो रही थी। AQI की बात करें, एवरेज AQI लगभग 300 के पार है। कुछ इलाके अगर हम कहें, मयूर विहार की बात कर लीजिए, द्वारका की बात कर लीजिए, बवाना, नरेला, इन सभी इलाकों में AQI लगभग 350 के लगभग है। तो ये जो फैसला है ये लिया गया है फिलहाल। अब जो आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग हुई है उसका क्या असर होता है ये आगे आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो है एक बड़ा फैसला है कि बाहर की गाड़ियां जो कमर्शियल गाड़ियां हैं BS6 कंप्लायंट नहीं है वो दिल्ली में नहीं आ पाएंगी। जी शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी पर। और ट्रांसपोर्टर्स ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर और सफाई मांगी है। हमने एक रिक्वेस्ट की थी दिल्ली सरकार से कि जो गाड़ियों की एज है तब तक गाड़ियों का जो हमारा फिटनेस है और जब तक हमारा 15 साल की एज है तो गाड़ियों को दिल्ली में आने दिया जाए, क्योंकि ये कोई स्टडी की नहीं है कि गाड़ियां ज्यादा पोल्यूशन कर रही हैं। तो इसको मानते हुए हमें आधा उन्होंने हमारी बात को माना, जबकि BS3 को उन्होंने मना किया है, लेकिन BS4 के लिए उन्होंने ये बोला है कि ये गाड़ियां 31 अक्टूबर 26 तक दिल्ली में आएंगी, इन पर कोई रोक नहीं होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। अब मोबाइल फोन पर कॉल करने वाले के नंबर के साथ साथ कॉल करने वाले का नाम भी दिखेगा। जी हां, सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को किसी एक सर्कल में यह सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कंपनियों को 1 हफ्ते में यह सर्विस शुरू करनी होगी। पूरी डिटेल इसी पर बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सरकार चाहती है कि जो उपभोक्ता कॉल कर रहा है उसके नंबर के साथ साथ उसका नाम भी दिखाई दे। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने इसकी सिफारिश की थी। इन सिफारिशों को आधार बनाते हुए दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों से इसका ट्रायल करने के निर्देश दिए थे। वो ट्रायल अब सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को नए निर्देश जारी किए कि 1 हफ्ते के अंदर किसी एक सर्किल के अंदर आप इस सर्विस की शुरुआत कर दे। तो टेलीकॉम कंपनियां अगले 1 हफ्ते के अंदर 4 सर्किल के अंदर इन
सेवाओं की शुरुआत कर देंगी। फिलहाल जो उपभोक्ता कॉल कर रहे हैं, अगर वो सेम नेटवर्क पर है तो ये आपको उसका नाम दिखने की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद जो टेलीकॉम कंपनियां, उनको हर हफ्ते सरकार को इसकी असेसमेंट रिपोर्ट देनी पड़ेगी। जो उसमें आने वाली परेशानियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा। अगर किसी उपभोक्ता का नंबर गलत दिखा रहा है, नाम गलत दिखा रहा है, तो उसको भी टेलीकॉम कंपनियां दूर करेंगी और करीबन 60 दिन तक ये पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो उसके बाद सरकार इनको टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश देगी कि आप इसको पूरे देश के अंदर लागू कर दीजिए। तो अब जल्दी ही आपको जो भी नाम उपभोक्ता कॉल कर रहा है उसके नंबर के साथ साथ उसका नाम भी आपको दिखाई देने की शुरुआत हो जाएगी। अगली खबर जीएसटी से जुड़ी हुई। जीएसटी रेट कट के बाद भी अगर आपको खरीदे हुए सामान पर जीएसटी कटौती का फायदा नहीं मिल रहा है तो आप देश में कहीं से भी ईमेल, एक्स, इंस्टाग्राम या फेसबुक के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपकी शिकायत का निपटारा 72 घंटों में होगा, ऐसा कहना है सीजीएसटी के प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल सुमित कुमार का। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने उनसे खास बातचीत की है। सुमित कुमार साहब इस वक्त हमारे साथ है। सर बताइए कि कई जो छोटे कंज्यूमर होते हैं 5 रुपए से लेकर 1000 रुपए की चीजें खरीदते हैं, लेकिन अभी तक उसको जीएसटी 2.0 का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे कंज्यूमर अपनी कंप्लेन आप तक पहुंचाने के लिए क्या करें? हमारा प्रथम जो हमें कर्तव्य दिया गया है वो टैक्स पेयर ग्रीवांस रिड्रेसल। मेरा अपना जो ईमेल है जिस पर कोई भी हमें भेज सकता है वो है adg.dgs@gov.in। उसी तरह ट्विटर पर एक्स जिसे आज बोला जाता है उस पर हमारा @Ahmedabad DGTS, इन हैंडल पर भी आप हमें दे सकते हैं। चाहे आप कंज्यूमर हो या छोटे करदाता हो, आप डिटेल के साथ हमें भेज दीजिए। उस डिटेल में आप बता दीजिए कि आपका ग्रीवांस है और उसके बाद हम उसको इमीडिएटली उसका कॉग्निजेंस लेके उस पर एक्शन लेंगे और विद इन 72 आवर्स हम लोग उस पर एक्शन लेके फिर आपको एक्शन टेकन रिपोर्ट देंगे। आप हमें फिजिकली मिलने की आवश्यकता नहीं है, कोई फिजिकल कंप्लेंट देने की आवश्यकता नहीं है। इसी ईमेल से या ट्विटर हैंडल पर आप हमें दे सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रफ्तार धीमी पड़ी है। सितंबर में आईआईपी ग्रोथ 4.1% से घटकर 4% हो गई है। इस दौरान माइनिंग ग्रोथ 6.6% से घटकर -0.4% हो गई है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ 4.1% से घटकर 3.1% पर आ गई है। तो प्राइमरी गुड्स की ग्रोथ भी 5.4% से घटकर 1.4% पर आ गई है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 3.8% से बढ़कर 4.8% पर पहुंच गई है। तो कैपिटल गुड्स और इंफ्रा गुड्स की ग्रोथ में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो अक्टूबर एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा है। आखिरी घंटे में बाजार निचले स्तर से सुधर कर बंद हुआ है। सेंसेक्स 151 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 30 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप में भी फ्लैट क्लोजिंग मिली। मार्केट की डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन, अगर आज पूरे के पूरे सेटअप की तरफ नजर डाली जाए तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल सेशन जो है वो हमें देखने को मिला है। और निफ्टी की अगर क्लोजिंग की बात करी जाए तो अप्रोक्सीमेटली कल जैसे लेवल्स में जो हमें क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था निफ्टी, आज भी वही लेवल्स पे आता हुआ बंद हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी वापस से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। इसने आज भी फ्रंट फुट पे जो है वो अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है। मिड कैप में एक फ्लैट मोमेंटम था, वहीं सेंसेक्स भी एक फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। लेकिन पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो बाजार में अच्छे खासे गेन्स जो है सेकेंड हाफ के ओर आते हुए नजर आए हैं। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो मेटल सेक्टर ने आज अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखाया, जिसके बाद निफ्टी में दो जो स्टॉक हैं वो तो मेटल सेक्टर से ही है, JSW स्टील और टाटा स्टील। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में SBI लाइफ का रुझान जो है काफी ज्यादा पॉजिटिव रहा है और साथ ही साथ आयशा मोटर्स भी करीबन 1.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए, ट्रेंड, बजाज फिनसर्व, कोल इंडिया और ONGC ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है जहां पे एक प्रेशर अभी हमें पिछले कुछ सत्रों से देखने को लगातार मिल रहा है। इसके अलावा कोल इंडिया के नंबर्स जो हैं वो कल हमें आते हुए दिखाई देंगे, उससे पहले ये जो प्रेशर है वो बाउंड अप है। मिड कैप में IDBI बैंक खबरों के लिहाज से
ये काफ़ी ज़्यादा बजिंग है, जिसके बाद ये शानदार करीबन 7% का इजाफा सूजलॉन एनर्जी, इंडस स्टार, वोडाफोन आइडिया की जब से खबर आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तब से यहाँ पे भी रुझान जो है वो पॉजिटिव साइड में है। और यूपीएल में आज एक अच्छी खासी तेज़ी का मोमेंटम देखने को मिला है और लूजिंग पॉकेट में सुप्रीम इंडस्ट्री, बीएसई, टोरेंट पावर और हिंदुस्तान जिंक में जो प्रेशर है वो बनता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर पूरा का पूरा मार्केट देखा जाए तो अच्छी क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। तो मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर एंड सीआईओ सौरभ मुखर्जी ने मार्केट आउटलुक पर चर्चा की। इस दौरान सौरभ मुखर्जी ने हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक शेयरों में तेजी की संभावना जताई है। हाई क्वालिटी लार्ज कैप्स का लास्ट 5 साल में खास पार्टिसिपेशन रहा नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट के बुल रन में। तो एचडीएफसी बैंक की बात करें या अगर हम एशियन पेंट्स की बात करें, तो मुझे लगता है आगे का जो दौर आ रहा है इकोनॉमिक रिकवरी में, 2026-27 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे टॉप क्वालिटी फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लेस जैसे कि डिवीज लैब, इनका योगदान, इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा। दो और स्पेसेस जो मुझे लग रहा है कि अट्रैक्टिव रहेगा, पहला हेल्थ केयर का जो पूरा खेल है, अस्पताल, पैथ लैब्स, डायग्नोस्टिक्स, दवाई, ये वाला क्षेत्र मुझे अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि जहां से दिख रहा है भारत सरकार अपना खर्चा पुल बैक कर रही है हेल्थ केयर पे। तो आज एमसीएक्स पर टेक्निकल लोचा देखने को मिला। करीब 4.5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद एमसीएक्स पर ट्रेडिंग शुरू हो पाई। एक्सचेंज इसके पीछे टेक्निकल दिक्कतों का हवाला दे रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की परेशानी 4 महीने में दूसरी बार देखने को मिली है। एमसीएक्स पर क्या हुआ और एमसीएक्स का इस पर क्या कहना है, इस पर पूरी डिटेल्स बता रहे आशीष चतुर्वेदी। 4.5 घंटे तक एमसीएक्स में ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई। ट्रेडर्स को अगर आप देखें तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, खासतौर पर ऐसे में जब ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखें तो चाहे सोना है, चांदी है, क्रूड है, सब में ट्रेडिंग ज़बरदस्त यहाँ पर देखने को मिल रही है, बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में ट्रेडर्स जो है अपने सौदे ही नहीं डाल पाए, एक्सचेंज की शुरुआत ही नहीं हुई। अभी दिक्कत की बात इसके लिए भी हो जाती है क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, पिछले 4 महीने में अगर आप देखें तो दूसरी बार ऐसा हुआ है जहाँ पर एमसीएक्स में ट्रेडिंग रुकी है। इससे पहले 23 जुलाई को जो मार्केट नॉर्मली 9 बजे खुलना था वो 10:17 पर खुला, और आज भी अगर आप देखें तो जो 9 बजे ओपनिंग होनी थी वो लगातार डिले होती गई, और फिर एक्सचेंज ने आकर ये बताया कि 1:20 से लेके 1:24 के बीच में एक स्पेशल सेशन होगा और इसके बाद 1:25 से नॉर्मल ट्रेडिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि इसके बाद अगर आप देखें तो 2:40 के करीब एक्सचेंज की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आया और उन्होंने कहा कि इसकी वो जांच करेंगे दरअसल एक्चुअली में क्या हुआ है, और ट्रेडर्स के पेशेंस की सराहना भी की। लेकिन ये 2:40 पर आया। रूट कॉज अभी भी आना दरअसल फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो बाकी है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट इसके लिए हो जाता है क्योंकि दूसरी बड़ी घटना है और साथ में जो मार्केट ओपनिंग का पहला घंटा होता है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 15% से जो ज़्यादा वॉल्यूम्स है वो शुरुआती 1 घंटे में होती हैं। अगली खबर आईडीबीआई बैंक से जुड़ी हुई। आईडीबीआई बैंक में विनिवेश की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। मनी कंट्रोल को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 31 अक्टूबर की बैठक में सरकार इस पर अंतिम फैसला ले सकती है, और इसी पर ज्यादा डिटेल्स बता रहे यतिन मोहता। मनी कंट्रोल के हवाले से एक खबर आ रही है और आईडीबीआई बैंक ऑब्वियसली फोकस में इसलिए इतने टाइम से है कि यहाँ डाइवेस्टमेंट की प्रक्रिया को वेग मिल रही है। इनफैक्ट मनी कंट्रोल की जो खबर है और जो सूत्र उनको बता रहे हैं कि सरकार जल्द फाइनेंशियल बिड मंगा सकती है, और इसीलिए इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप अक्टूबर 31 को यानी इसी हफ्ते के अंत के पहले आपको वो लोग मिलते हुए नजर पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप मिल रहा है इसके अंदर दीपम सेक्रेटरी और डीएफएस सेक्रेटरी दोनों एक्सपेक्टेड हैं। तो एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है जहां शेयर परचेज अग्रीमेंट, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स फाइनलाइज होंगे, और जैसे ही दीपम और डीएफएस सचिव मंत्री लोगों के साथ मिलकर ये डॉक्यूमेंटेशन फाइनल करेंगे, तुरंत ये जो ट्रांजैक्शन है ओपन कर सकता है दीपम, विच इज़ डिपार्टमेंट ऑफ डाइवेस्टमेंट। और क्लियरली अगर हम देखें तो बहुत ही एडवांस स्टेज में आपको ये ट्रांजैक्शन पहुंचता हुआ नज़र पड़ रहा है। इनफैक्ट वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री दोनों ने हमको स्टेटमेंट दिए थे, जो उन्होंने कहा था कि सेकेंड हाफ में पूरी तरीके से आईडीबीआई बैंक की डाइवेस्टमेंट की प्रक्रिया पूरी करने को वो लोग देख रहे हैं, और क्लियरली उस दिशा में आईएमजी मिल रहा है। जैसे ही ये स्टोरी आई स्टॉक बिल्कुल ही भागा और अभी भी 8% की तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है। अगर 31 तारीख को ये डिसीजन ले लिया जाता है, आईएमजी सब कुछ क्लियर कर देता है, तो मुझे लगता है दीपम किसी भी वक्त बोलियां खोल सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ 3 बिडर्स थे, एक कोटक महिंद्रा बैंक, और इन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में भी अपडेट दिया था कि आईडीबीआई बैंक की ड्यू डिलिजेंस उन्होंने कंप्लीट कर ली है। तो कोटक की तरफ से एक बयान आया। 2 बिडर्स हैं, एक
मुझे लगता है एक दुबई बेस्ड बैंक थी और दूसरी फेयरफैक्स ग्रुप जो है वो इसमें बोली लगा रहा है। तो देखते हैं किस तरीके से ट्रांजैक्शन शेप अप होता है, कौन फ्रंट रनर है, लेकिन हाँ स्टॉक में ज़रूर एक्साइटमेंट है इस खबर के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आवाज समाचार में। अब बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार के लिए महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र का नाम तेजस्वी प्रण पत्र रखा गया है। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान तेजस्वी यादव के साथ वीआईपी मुख्य और महागठबंधन के डिप्टी सीएम चेहरा मुकेश सहनी, मनगनी लाल मंडल, दीपंकर भट्टाचार्य, मदन मोहन झा, आईपी गुप्ता और राम नरेश पांडे जैसा नेता भी मौजूद रहे। हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाए। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। पहले दिन से, सरकार बनते ही पहले दिन से क्या क्या करना है बिहार के लिए, 20 साल पीछे जा चुका है बिहार, उसको फिर से पटरी पर लाना, फिर से उसको तेज गति देना, उसके लिए अगर कोई गंभीरता से सोच रहा है तो वो महागठबंधन है। और आवाज अड्डा में भी हम आज महागठबंधन के घोषणा पत्र पर ही चर्चा कर रहे हैं। वादों से बनेगी बात शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए। अब बात करेंगे चक्रवात मोंता की। आंध्र प्रदेश में चक्रवात मोंता लोगों के लिए दहशत बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में बना ये तूफान अब खतरनाक रूप ले चुका है और आज या रात तक काकड़ीनाड़ा तट से टकरा सकता है। इसके असर से काकड़ीनाड़ा और मछलीपट्टनम में तेज हवाएं चल रही है और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात है। इस तूफान के खतरों को देखते हुए हवाई और रेल सेवाएं प्रभावित हुई है। इसके साथ ही स्कूल कॉलेज को भी राहत केंद्रों में बदला गया है।